स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर से जुड़ा हुआ हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, तो सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख, जिसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और अब दिल्ली में विकास की नई रेखा देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद में अब वो एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। आखिर कैसे है एक्टिव मोड में रेखा गुप्ता, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है एनडीए से जुड़ी हुई। जी हाँ, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर हो रही है ये अहम बैठक, जिसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता और खासतौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल है। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो आगे किस तरीके से तैयारी होगी अगले विधानसभा चुनावों के लिए, उन तमाम चीजों को लेकर होगी इस बैठक में चर्चा हो रही है। करेंगे विस्तार से इस खबर का भी रुख। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है इजराइल से जुड़ी। जी हाँ, इजराइल में इस वक्त पसरा हुआ है मातम। और ये मातम क्यों है विस्तार से आपको बताएंगे। हालांकि दुख भरी खबर है और इसको लेकर जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आए, उनके भी आंसू निकले। आखिर ये पूरी खबर क्या है बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख करेंगे, जहां 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से दिल्ली वालों को इंतजार था उनके नए मुख्यमंत्री का, और अब वो इंतजार हो चुका है खत्म। रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ आज दिलाई। अब शपथ लेने के बाद दिल्ली में दिखेगी विकास की नई रेखा। जी हां, एक और सीएम रेखा गुप्ता के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, तो वहीं शपथ लेते ही रेखा गुप्ता एक्टिव मोड में भी नजर आ रही हैं। आज अब से कुछ ही देर में यानी कि 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं शाम को सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होंगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने क्या कुछ है, ये तमाम चुनौतियां बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रामलीला मैदान के शपथ के दौरान की 7 तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेती हुई नजर आई और उनके साथ में शपथ ली है उनके 6 मंत्रियों ने भी। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह की तरफ से, उन्होंने आज शपथ ली। इसके साथ ही आशीष सूद, वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और साथ ही पंकज कुमार सिंह। और ये 6 मंत्रियों के साथ में और अब मुख्यमंत्री के साथ में, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों की ये टीम अब दिल्ली में रहेगी विकास की बहार, और वो नजर आएगी। हालांकि एक्टिव मोड में ही अभी से नजर आ रही है, क्योंकि आज होनी है कैबिनेट की बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो वादे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन वादों में किस तरीके से अब उन वादों को किया जाएगा पूरा, रहेगी इस पर नजर। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बीच में आप देख रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने आज शपथ ली। उसके अलावा दोनों साइड में 3 मंत्री इधर और 3 मंत्री इधर, जो आज शपथ लेते हुए मंत्री पद की नजर आए। हालांकि अब मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो अभी बाकी है। तो विकास की शपथ ले चुकी है रेखा गुप्ता और इसके साथ ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये रामलीला मैदान के जो मेन मंच है उसकी तस्वीर है। और ये रामलीला मैदान की तस्वीर, यानी कि भीड़ देखिए कितनी ज्यादा थी, क्योंकि लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं सत्ता पलटी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, तो कई सारी महिलाएं वहां पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं देते हुए नजर आए रेखा गुप्ता को, और ये पूरा मंत्रिमंडल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर देखें तो अब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सभी लोग बने, और खासतौर पर जो लोग उस दौरान रामलीला मैदान में वो मौजूद थे, वो इस अहम पल के साक्षी बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं शुभकामनाओं का जो दौर है वो भी इस वक्त चल रहा है और सभी नेताओं को दिल्ली में बदलाव की भी उम्मीद है। क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है, और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है
और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। दिल्ली के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। इतने वर्षों के बाद बीजेपी का और डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, और जो विकास में कमी रही है और बाकी यहाँ पे जो गड़बड़ होती रही है, आप देखते जाइएगा थोड़े ही समय में ये सब सुधार शुरू हो जाएगा। We are going to see new change in Delhi, and also Delhi will be different Delhi from now on. Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will be proud of it. Today, I'm telling you, only wealth has to be created, development has to take place. तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और नेताओं के साथ साथ दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली वाले हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अब शपथ ग्रहण के बाद कि दिल्ली में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार रहेगी, लेकिन इसी के साथ बदलाव के साथ ही जहां रेखा गुप्ता ने आज शपथ ली है और शपथ के साथ ही उनके सामने अब दिल्ली को बदलने के लिए कई सारी बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या है वो चुनौतियां, एक बार नजर डालते हैं उन चुनौतियों पर भी। तो सीधे तौर पर देखें तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती यमुना की सफाई की जिम्मेदारी। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद में आज शाम को यमुना आरती में शामिल भी होंगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यमुना की सफाई। दूसरी बड़ी चुनौती हम देखें तो आयुष्मान योजना को लागू करना। तीसरी बड़ी चुनौती है कूड़े के ढेर से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाना। चौथी चुनौती की अगर हम बात करें तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने वाली चुनौती, जो वादा किया था दिल्ली वालों से, वो एक चुनौती है कहीं ना कहीं। साथ ही डीटीसी बसों की खरीद करना ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, ये एक बड़ी चुनौती। दिल्ली की सड़कों का निर्माण करना और विस्तार करना, जो दिल्ली की सड़कें जो खराब हालत में है, खस्ता हाल हालत में है, उन सभी सड़कों को सुधारना और उनका विस्तार करना। और साथ ही एक सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदूषण को कम करना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेखा गुप्ता चौथी महिला सीएम है, लेकिन इससे पहले 3 महिला सीएम दिल्ली को मिल चुकी है। पहली सीएम की अगर हम बात करते सुषमा स्वराज सबसे पहली दिल्ली की सीएम बनी, और इसके साथ ही दूसरी सीएम की अगर हम बात करते तो शीला दीक्षित दूसरी महिला सीएम दिल्ली की बनती हुई नजर आई। और उसके बाद में तीसरी जो हाल ही में आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन एक तरह से देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने भी संभाला, और अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का पूरा कार्यभार संभालती हुई नजर आएंगी। शपथ वो ले चुकी हैं और शपथ लेने के बाद में अब एक तरह से देखें तो दिल्ली अब बदलाव के रास्ते अब जाती हुई नजर आएगी। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे संवाददाता का, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक तरह से देखें तो दिल्ली में अब शपथ ग्रहण के बाद कामकाज भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, एक्टिव मोड में नजर आ रही रेखा गुप्ता। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक और उसके बाद में यमुना आरती में शामिल। देखिए, पहली ही कैबिनेट से कोई अहम ऐलान होने वाला है, ये बात पहले ही कही जा रही थी जी। केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, उसके खिलाफ एक जांच की बात कही जा रही है, वो तो एक मुद्दा है ही। लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद यमुना घाट पर आरती में शामिल होने जाना, संकेत बहुत स्पष्ट है कि यमुना सफाई का जो मुद्दा है, यमुना को साफ करने का जो बीड़ा है, वो दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता की अगुवाई में उठाने जा रही है बीजेपी सरकार। चूंकि मुख्यमंत्री का पहले ही कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होना रेखा गुप्ता का, ये संकेत देता है। और जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई थी, हमने देखा था कि सक्रियता बढ़ गई थी यमुना सफाई को लेकर, यानी सरकार की इच्छा क्या है ये स्पष्ट हो गया था। तो हम अब जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उस पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे दिल्ली की सरकार को रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की अगुवाई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक विजन रखा है दिल्ली को लेकर, उस पर अब डबल इंजन सरकार आगे बढ़ेगी। पहली कैबिनेट में क्या फैसला होता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी चुनौतियां भी इस वक्त रेखा शर्मा के सामने हैं, इसके अलावा माफ कीजिएगा रेखा गुप्ता के सामने है। लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल का अगर हम देखें तो मंत्रालयों का बंटवारा, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर कितना और इंतजार करना होगा? देखिए, पहली कैबिनेट शाम को है, तो उस कैबिनेट में हो सकता है अनौपचारिक तौर पर बता दिया जाए कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलने वाला है, उसका गैजेट नोटिफिकेशन आता है। तो हो सकता है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी कवायद नहीं है। आप देखें कि कुल मुख्यमंत्री मिलाकर 7 चेहरे हैं दिल्ली में, जो सीमा है 7 से ज्यादा नहीं हो सकते मुख्यमंत्री और 6 मंत्री।
तो विभागों के बंटवारे का जहां तक सवाल है उसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो जरूर अब वो आज पहली बैठक कैबिनेट की करेंगे, उसके बाद एक औपचारिक चर्चा के बाद वो बंटवारे का ऐलान करेंगे विभागों का। उम्मीद यही है कि जल्दी हो जाएगा। चलिए शैलेंद्र, आज जो ये अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली में जहां एक और शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शपथ के बाद एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस दौरान इस मीटिंग में एनडीए घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। एनडीए की ये बैठक दिल्ली इंपोरियल होटल में हो रही है और दिल्ली में बड़ी जीत और शपथ ग्रहण के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में इस बैठक का आयोजन एनडीए में एकता और एनडीए में की ताकत दिखाने की एक कोशिश। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं। तो एनडीए शासित राज्यों की और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीए की ये बैठक और इस अहम बैठक में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है। जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आए हैं। यानी कि एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे, इस बैठक में सीधे तौर पर नजर आए। अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद में अगले साल यानी कि 2025 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आगे की रणनीति एनडीए को लेकर पूरी इसमें चर्चा इस वक्त हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की, जब ये बैठक शुरू हुई उस दौरान की ये तस्वीरें, और सीधे तौर पर कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं अधिक और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, सीधे तौर पर देखें तो आगे की रणनीति को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ अहम मुद्दे इस चर्चा में आज की इस बैठक में? एनडीए की बैठक जो है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास हम कह सकते हैं कि ये बैठक चली है। और ये बैठक अमूमन ये देखा जाता है कृतिका कि जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री जो पद पर आसीन होते हैं, शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से एक मुलाकात का कार्यक्रम रखा जाए। आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर जब नायब सिंह सैनी ने शपथ लिया था, उस वक्त भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। यूं तो साल में कम से कम 1 से 2 बार मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होती है, जिसमें तमाम एजेंडों पर बातचीत होती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार के पास कैसे ले जाया जाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसको लेकर चर्चा होती है। लेकिन यह जो चर्चा है, यह जो बैठक है, ये सिर्फ मुलाकातों की बैठक है, लंचन मीट भी हम इसे कह सकते हैं। और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से बाहर अभी तुरंत जो है वो बाहर वो निकले हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक से अब धीरे धीरे बाहर निकल कर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग करते हुए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर ऐसे बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं छोटे छोटे अवसरों को बड़े अवसर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जब राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हो तो भला ये मुलाकातों का दौर जो है उस अवसर को क्यों खोया जाए। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस तरह की बैठकों का आयोजन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक से बाहर निकले हैं। मैं देख पा रहा हूं कि अब बैठक से जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो बाहर निकल रहे हैं। ललन सिंह को मैं देख पा रहा हूं, अनुप्रिया पटेल बाहर निकल रही हैं। और हम आपको चाहेंगे कि आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी मैं देख पा रहा हूं। तो मैं आपको चाहूँगा कि आपको इस बैठक के कुछ दृश्य आपको दिखा सकूं कि आप देखिए ये बैठक जो है खत्म हुई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बैठक को काफ़ी अहम समझा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में स्वयं जो है वो शामिल हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो ये एनडीए की अहम बैठक आज हुई काफ़ी खास और काफ़ी अहम रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।
और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली खबर है, जहां गजा युद्ध विराम समझौते के बाद इसराइल और हमास के बीच बंधक कैदियों की अदला बदली का सिलसिला लगातार जारी है। सीज फायर डील के तहत 42 दिन तक बंधकों की रिहाई होगी। आज हमास 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाएगा, जिनमें से एक शव मात्र 9 महीने के बच्चे का है, जिसकी वजह से इजराइल में इस समय मातम पसरा हुआ है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी भावुक नजर आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने भावुक संदेश भी जारी किया और अपने संदेश में कहा कि हम हमास के साथ जिस तरह से राक्षसों का सामना कर रहे हैं उसे देखकर हमारा दिल टूट जाता है। जहां एक और इजराइल में मातम है, तो वहीं दूसरी ओर हमास ने बाकी बंधकों की रिहाई के लिए अब शर्त भी रखती है। क्या है ये शर्त, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उनके बारे में जिनके शव हमास आज लौटाएगा। नजर एक ग्राफिक्स पर। तो 4 इजरायली बंधकों के शव आज हमास लौटाने वाला है। शेरी बिबास और उनके 2 बच्चों के शव इसमें शामिल हैं। और इस खबर को लेकर इस वक्त इजराइल में काफी मातम भी पसरा हुआ है। हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था कैफिर बिबास, जिसकी मौत हो चुकी है। 9 महीने की उम्र में कैफिर को किडनैप किया गया, मात्र 9 महीने का, और इसका शव आज लौटाया जा रहा है। हालांकि कई सारी बातें भी इसको लेकर कही गई। इन बच्चों के पिता की अगर हम बात करें तो पिता को इसी महीने रिहा किया गया था और अब उस पिता के दोनों बच्चों के शवों को लौटाया जा रहा है। ओडेड लाइफशिट्स नाम के बंधक का ये 4था शव है, यानी कि एक माँ, 2 बच्चे और ओडेड लाइफशिट्स। तो ऐसे में इन 4 लोगों के शवों को आज लौटाया जा रहा है। शनिवार को 3 बजे के 6 बंधकों को भी रिहा हमास की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके बदले में फिलिस्तीनियों की रिहाई इजराइल की तरफ से की जाएगी, यानी कि ये सीधे तौर पर हम देखें तो रिहाई की अदला बदली, बंधकों की अदला बदली ये की जा रही है। सभी महिलाओं समेत 19 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनी इसमें शामिल हैं। 19 साल से कम उम्र के जो फिलिस्तीनी हैं उन सभी की रिहाई की जाएगी, महिलाओं की रिहाई की जाएगी। और अब तक 6 बार बंधकों की अदला बदली की जा चुकी है। तो ऐसे में अदला बदली को लेकर के बंधकों की रिहाई लगातार की जा रही है, लेकिन इसमें दुख भरी खबर यही है कि जिन 4 शवों को आज लौटाया जा रहा है उनमें मात्र एक 9 महीने के बच्चे का भी शव है। शेरी बिबास और उनके 2 बच्चों का शव भी इसमें शामिल है, जिनमें से एक बच्चे का शव मात्र 9 महीने का है। और ऐसे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने एक संदेश भी बीते कल जारी किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज इजराइल के लिए बहुत ही कठिन और दुख भरा दिन है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि 4 मृत इजरायली बंधकों के शव हमास लौटाएगा और अपने इस संदेश के जरिए कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं प्रधानमंत्री। पूरे इजराइल में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और भावुक संदेश ये जारी किया गया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और सीधे तौर पर तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि पूरे देश का दिल टूट गया है। और वाकई सोचिए कि जब ये शवों को इजराइल के लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कई सारे लोग भावुक भी नहीं नजर आएंगे। पीएम नेतन्याहू के भी आंसू निकले हैं, संदेश के जरिए भावुक होते हुए नजर आए हैं। और नेतन्याहू ने हमास के कृत्यों की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना भी की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कृत्य के लिए हमास को राक्षस तक उन्होंने करार दिया है अपने इस संदेश के जरिए। लेकिन सीधे तौर पर भावुक होते हुए नजर आए हैं बेंजामिन और इस कृत्य को लेकर के उन्होंने कहा कि शोक के समय पूरा देश बंधकों के परिवारों के साथ खड़ा है, यानी कि एक सपोर्ट की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी का भी असर कहीं ना कहीं हमास पर देखने को मिला है। किस तरीके से दिखा है वो असर, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नेतन्याहू से मुलाकात के बाद में ट्रंप ने हमास को सीधे तौर पर चेतावनी जारी की गई थी, चेतावनी दी गई थी हमास को। ट्रंप के आक्रामक रवैये के बाद हमास के सुर कहीं ना कहीं बदले नजर आए हैं। और किस तरह से बदले हैं सुर, दरअसल इजरायली बंधकों को लेकर हमास की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, सीधे तौर पर एक ऑफर भी दिया गया है इस अदला बदली को लेकर के। और कहा गया है कि एक ही बार में सभी बंधकों की अदला बदली करने की सिफारिश इस ऑफर के जरिए की गई है हमास की तरफ से। इसके साथ ही हम देखें तो शर्तें भी रखी गई है। हमास के प्रवक्ता कासिम ने रिहाई को लेकर कई सारी शर्तें रखी हैं, बंधकों को लौटाने को लेकर कई शर्तें भी रखी हैं, जिसमें एक शर्त यह भी है कि युद्ध विराम क्षेत्रों से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी की जाए, यानी कि जो इजरायली सेना है उसे पूरी तरह से पीछे भेज दिया जाए, तब ये अदला बदली होगी, तब वापसी होगी। अपने लड़ाकों को गजा से हटाने की बात पर हमास कहीं ना कहीं किनारा करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में असर तो दिख ही रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इजराइल की जब हम बात करते हैं तो वाकई दुख भरी खबर है।
वहां के लिए भी, जब 4 शवों को लौटाया जाएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर देखें तो जो 4 शव हैं उनके अभी इस वक्त लौटा दिया गया है, लेकिन इसी के साथ शव जब वहां पर पहुंचे तो मातम की तस्वीरें कहीं ना कहीं नजर आई। निश्चित तौर पे देखिए, जो 100 लौटाए गए हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास ने ये 100 लौटाए हैं। हालांकि इसके पहले 40-100 इजरायली फोर्सेज को मिल चुके हैं, जिसमें कि 37 जो है वो ऑपरेशन के दौरान हुआ था, जो उन्होंने रिकवर किया था बॉडीज को, और 3 जो है वो इजरायली सेना के ही फ्रेंडली फायर में मारे गए थे जब वो 3 लोग निकल कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से कहें कि 4400 अभी तक प्राप्त हो चुके हैं इजराइल को हमास की तरफ से। अगर कुल कहें तो 141 जो है वो जीवित व्यक्ति हमास की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। और शनिवार को जो सूचना है कि शनिवार को 6 और जीवित व्यक्तियों को रिलीज किया जाएगा हमास की तरफ से। एक अनुमान यह है, इजरायली जो सूत्रों हैं उनका बताना है कि अभी 75 और लोग हैं जो हमास की कैप्टिविटी में हैं, लेकिन इसमें 37 लोग, अंदाजा यह है इजरायली सूत्रों का कि 37 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, मतलब 3700 और आएंगे इजराइल के पास। तो निश्चित तौर पे इजराइल के लिए, लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है। पहली बार ये 400 लौटाए गए हैं, और 400 में जैसा कि आपने भी बताया कि एक माँ है, 2 बच्चे हैं, और एक लिफलिस जो है वो पत्रकार थे, 83 इयर्स ओल्ड पत्रकार थे जो पीस एक्टिविस्ट थे, और उनके अभी 100 लौटाया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो हमास और इजराइल के बीच में जो ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, यह एग्रीमेंट काम करता नजर आ रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन यह है कि इजराइल के लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी बेचैनी जरूर है कि इतना करने के बाद अगर ये 100 लौटाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये काफी अहम चिंता की बात है। और वे इंतजार कर रहे हैं कि आगे जो आने वाले हैं लोग उसमें कितने और जीवित आते हैं, कितने और सौ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए तो हमास की तरफ से जो ये 4 शव थे वो इस वक्त इजराइल को लौटा दिए गए हैं, और लौटाने के साथ ही कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे इजराइल में जो तस्वीर है वो काफ़ी मातम भरी नजर आई है। कई सारे लोगों की आंखों में आंसू भी इस दौरान देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।